मतलब एक टाइम ऐसा था, 200 रुपए मेरे को मिलते जी। नहीं थे लॉकडाउन के समय में। जैसे कि हम्म। लॉकडाउन के समय में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, बहुत जी। सारे बिजनेस ठप्प हो चुके थे। तो जी। लॉकडाउन के समय में मेरे पास 55-60 लाख रुपए आ गए। तो हम्म। आज वक्त ऐसा आ गया है कि महीने के मैं आज 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मेरे साथ साथ औरों को भी कमा के दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो कई सारे असफलता के सामना करने के बाद भी हार नहीं माने हैं और अलग घास की खेती करके 1 एकड़ में 30 लाख का इनकम कर रहे हैं। स्वागत है सोमेश्वर जी हमारे चैनल में आपका। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम सोमेश्वर लावंडे हो। मैं एक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में हमारा छोटा सा गांव है फतेहपुर, उसका टेल नेवासा डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर है। तो सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे क्षेत्रों में प्रयास किए थे, तो उनके बारे में हमें बताएं। बराबर है, आदमी जीवन में सफलता पाने के लिए, पैसा पाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ बिजनेस बिजनेस करना रहता है। ऐसा ही कुछ मेरे बारे में घटित घड़ा है। जैसे कि मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद क्या जॉब कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, ये सोचने लगा था। मगर मेरी जो घर की परिस्थिति थी, पुराने वाली परिस्थिति, वो बहुत ही खराब चल रही थी। क्योंकि हमें सिर्फ 1 एकड़ खेती थी, 1 एकड़ खेती में पर्याप्त हमें इनकम नहीं हो रही थी। तो मैं इधर उधर काम को गया। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कंपनी में मैंने काम किया, अलग अलग खेत में काम किया, बहुत सारे जगह पर काम किया। काम करते वक्त मुझे भी ऐसा एहसास होता था कि अपना खुद का भी बिजनेस होना चाहिए, हमारे पास भी खुद का पैसा होना चाहिए। तो पैसा पाने के लिए मैं दर दर भटकता था, क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसा सोचता था। मगर हाथ में मेरे असफलता थी आती थी, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता था। बिजनेस के लिए पैसा होना जरूरी था, तो पैसा मेरे पास नहीं था। तो पैसा हम कैसे उपलब्ध कर सकते थे? पैसा उपलब्ध करने के लिए मैंने मेरे जीवन में इतना सारा प्रयास किया है। वो कौन सा भी काम ना हो कि वो मैंने किया नहीं है। जी। 150 रुपए से मजदूरी के साथ, जैसे कि कुआं खोदना, किसी जो बड़े किसान लोग होते हैं उनके जो बगीचा होते हैं, जैसे कि जी। अंगूर का हो गया, दालिम का हो गया, उसमें काम किया। किसी के यहाँ पर गोबर उठाने का भी मैंने काम किया। तो ऐसे बहुत बहुत अलग प्रयास करने के बाद फिर मैं आ गया अपनी खेती के पास पूछताना। हमारी कुछ खेती थी 1 एकड़ की। तो हम 1 एकड़ खेती में क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं ऐसा कि हमें कुछ अच्छा सा बेनिफिट हो जाए और हमारा खुद का रोजगार भी हमें मिल जाए। जी। तो खेती में भी मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए। उसमें भी मैं तकरीबन 4-5-6 साल नाकामयाब रहा। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, अभी सफलता हमें नहीं मिल रही है तो हमें हार नहीं माननी है। तो आगे जाकर मैंने जो हमारी 1 एकड़ पुश्तैना जमीन थी, उसमें क्या सोचा कि हम चलो एक गोट फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ चारा उसमें लगाते हैं। उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। तो कुछ लोकल बकरियां मैंने खरीद ली हमारे मार्केट के यहाँ से। जी। और जो मेरी जमीन थी, उस जमीन में मैंने अलग अलग चारा लगवाया। तो 10-5 बकरियों के साथ मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया। और मैंने राजस्थान से शिरोही नस्ल की बकरियां मंगवाई, उसके साथ पंजाब स्टेट की बीटल की बकरी मैंने मंगवाई। जी। उसके साथ साथ सोजत की बकरी मैंने मंगवाई। और कुछ अलग बकरी मेरे पास आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम अलग बकरियों को क्या खाना दे सकते हैं, कौन सा चारा दे सकते हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगा, गूगल करने लगा, यूट्यूब करने लगा। इसके बाद मुझे पता चला कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है और जैसे कि राजस्थान का वातावरण है, वो क्लाइमेक्स दोनों अलग अलग है। जी। तो वहाँ की बकरी को लिए खाने के लिए यहाँ का चारा सुटेबल नहीं है। तो वहाँ पर हरी पत्ती और सूखा चारा वो अपने बकरियों के लिए देते हैं। तो हमारे पास जो घास तैयार किया था वो बकरियों को हम नहीं दे सकते थे, वो नहीं खा सकती थी, क्योंकि उन्हें अलग घास खाने की आदत थी। जी। आदत थी। हाँ, तो उसके बाद मैंने भी ऐसा नेट पर, गूगल पर ढूंढने लगा कि मैं ये बकरी के लिए कौन सा चारा लगा सकता हूँ। ऐसा मैं 2012 से ये मेरा प्रोसेस चालू था।
जी। मेरे पास अलग बकरियां आ गई थी, तो मैंने अपने इंडिया के हर कोने कोने में जितने भी घास चारे मिलते हैं वो चारे घास चारे मैं ढूंढने लगा। वो घास ढूंढने के बाद मैं उसका सीड्स मंगवा कर मेरे प्लांट मेरे खेत में वो लगवाने लगा। तो उसमें से बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले। ये हमारे ही कंट्री के चारे थे, हमारे ही आसपास के चारे थे, उसका बेनिफिट मुझे अच्छा सा नहीं मिल रहा था। तब जाकर मैं गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और ढूंढने लगा कि और हम ऐसा चारा ला सकते हैं क्या उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, हमारे पशुओं के लिए वो अच्छा साबित हो। जैसे कि मेरे पास कम जमीन थी, एक ही एकड़ जमीन थी। तो मेरा शुरू से इस बात के ऊपर फोकस था कि कम जमीन में हम ज्यादा चारा कैसे उगाए जी। और ज्यादा प्रोटीन वाला चारा कैसे खिलाए। कम जमीन से ज्यादा चारा जब हमें निकलेगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा रहेगा। 2012 से मेरा प्रयास चालू था। 2016 में जाकर मैंने थाईलैंड कंट्री से जो 4G बुलेट सुपर नेपियर, अभी इंडिया में ये नाम चल रहा है, तो उनका पकचोंग वन ऐसा नाम करके वो वैरायटी थी, उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मेरे को इंग्लिश का भी इतना नॉलेज नहीं था, तो मोबाइल के माध्यम से मैंने जो गूगल ट्रांसलेट होता है, गूगल ट्रांसलेट से मैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करके उन लोगों से संपर्क करता था। और संपर्क करने के बाद वो बोले कि हम भेज सकते हैं मगर उनको खर्चा बहुत आएगा। तो एक सैंपल के तौर पर मैंने उनसे एक पार्सल मंगवाया, और वो पार्सल लाने के बाद एक्चुअली वो पार्सल पूरा खराब हो चुका था, सड़ चुका था। तो बाद में मैंने उनको उसके फोटो वगैरह सब कुछ वो डाले, तो वो बोले हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आपको आपका पार्सल भेजा है। तो मैं पूरा विफल हो चुका था। तो दोबारा भी मैंने वो पूरा झंझट वाला काम किया, दोबारा भी उसमें मुझे नाकामयाबी मिली थी। अच्छा। 2 बार पार्सल मंगवा कर भी। तो कुछ 2-4 महीने जाने के बाद मैं ऐसा उनको मैसेज भेजता था, सर मैं 2 बार मतलब ऐसा किया, ये हो गया, पैसा भी मेरा बर्बाद हो गया, ऐसा चैटिंग करता था। और 6-7 महीने बाद उधर से ही उनका रिप्लाई आया कि चलो ठीक है भाई साहब, हम आपको कुछ थोड़ा फास्टिक और भेजते हैं, आप ये कीजिए, हमें ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा लगता है उसमें से भी आधा पैसा हमें भेज दीजिए। तीसरी बार जो हमें पार्सल मिला था, वो पार्सल में सिर्फ 2-3 स्टिक मुझे मतलब ऐसे जिंदा लगी। तो जैसे हम हमारे आंगन में जैसे कि तुलसी का पौधा लगाते हैं ना, तो उस तुलसी के पौधे को हम जैसा लगाते हैं उसको वो मैंने वो लगवाया। और लगवाने के बाद एक 8-10 दिन में 15 दिन में उसको छोटे छोटे कल्ले निकल आ गए और उसका थोड़ा सा पौधा तैयार हो गया। तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया। वो पौधा तैयार होने के बाद में एक 3-4 महीने में वो पौधा 8-10 फीट का हो गया। तो उसको जितना स्टिक आया था वो पूरा स्टिक कट करके मैं वो दूसरी जगह लगाया। उसका तैयार होने के बाद फिर मैं थोड़ा 2-4 क्यारी में उसका भी सीड्स लगवाया, तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सक्सेस हो चुका था 2-4 स्टिक से। तो बाद में वो स्टार्ट में मैंने एक 6000 स्क्वायर फीट जगह पर वो चारा लगवाया। तो ये पूरा सेटअप होने के बाद, इतना मतलब कष्ट करने के बाद समय आ गया उसे बेचने का, इंडिया में उसको बेचने का समय आ गया, और बीच में लॉकडाउन गिर गया। तो लॉकडाउन बहुत शिथिल मतलब कड़क था, तो वो मेरा पूरा स्टॉप हो गया। फिर से लॉकडाउन थोड़ा ढीला होने के बाद मैं ऐसा ही फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा उसका मैसेज मैं डालता था कि मेरे पास ऐसा ऐसा चीज है, बाहर कंट्री से मैं वो चीज लाया, वो हमारे इंडिया में वो सक्सेस हो गया है। उस चीज को देखने के लिए जो भी हमारे आसपास के किसान है वो टूट पड़े देखने के लिए। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी वो अधिकारी लोग होते हैं वो भी आ गए हमारे आसपास के, क्योंकि वो अलग चीज उन्हें भी दिख रही थी। जैसे कि कुछ बीज वाली कंपनी थी, वो कंपनी भी मेरे प्लॉट पर विजिट करके गई थी, क्योंकि एक ऐसा वो एक न्यूज चली थी, ये देखकर न्यूज चैनल वाले भी आ गए थे, एबीपी माझा, साम टीवी, जो भी नेशनल टेलीविजन है, वो सारे टेलीविजन वाले आकर गए थे। तो सफलता जाकर मुझे 2012 से मैंने स्टार्टिंग की और मुझे सफलता 2019 में मिली। मतलब लगभग 7-8-9 साल का मैंने स्ट्रगल किया। 2019 में अच्छा सक्सेस मिलने के बाद उसका मैंने स्टम बेचा था, उसका जो रूट्स था वो स्टम था, मैंने और किसानों को वो बेचना चालू किया। तो
लगभग ये 15 दिन में 20 दिन के अंदर ही मुझे 8 लाख रुपए का मुनाफा हो गया था। तो उसके बाद वो प्लॉट तो कट हो चुका था, उसमें से कुछ मैंने वो स्टंप रखे थे वो काट कर फिर मैंने जितना मेरा खेत बचा हुआ था वो सारे खेत में लगवा लगवा दिया। बारिश का सीजन चालू था और फिर आगे जाकर एक 3-4 महीने में वो दूसरा प्लॉट भी मेरा कट चुका था। तकरीबन मेरे को 55 लाख रुपए का उस साल में लॉकडाउन के समय में, जैसे कि लॉकडाउन के समय में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, बहुत सारे बिजनेस ठप्प हो चुके थे, बहुत सारे लोगों को हाल हो गए। तो लॉकडाउन के समय में मेरे पास 55-60 लाख रुपए आ गए। तो सर जब आपने इसको शुरुआत किया था तभी जो आपके आसपास के लोग हैं उनका क्या कहना था इसके बारे में सर? नहीं, उनका कहना मतलब 2012 से लेकर 19 तक जो मेरा प्रयास था वो मैं कर रहा था, तो एक्चुअली मेरे को मतलब पागल बोलते थे लोग, ये पागल है, ये कुछ भी करता है। मेरे तरफ लोग ध्यान ही नहीं देते थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे, मेरे मित्र भी थे कुछ उसमें और आसपास के बगल वाले किसान भी थे। अरे क्या है, तू पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, अरे घर में खाने के लिए राशन नहीं, तू गेहूं कर, बाजरा कर, प्याज कर, ये कर, तू जमीन में ऐसा अलग अलग मतलब कुछ भी करता रहता है, ना तुझे बेनिफिट मिलता है ना कुछ होता है, तू सिर्फ पैसा इसमें हार जाता है, मतलब ये जुआ कब तक खेलेगा तू। तो मैं किसी की भी नहीं सुनता था, मुझे पूरा तकरीबन पूरा गांव मुझे पागल बोलता था तब उस समय में। और जब मेरी न्यूज चली, बाकी सभी न्यूज चैनल वाले आ गए, इसने कुछ अलग किया, तो वही लोग बाद में बोलने लगे, हाँ हमें मालूम था, ये बहुत दिन से ऐसा वैसा कुछ कर रहा था, ये सक्सेस होगा, इसमें स्किल है, ये ऐसा करने वाला था। तो ऐसे ही वो समझ रहते हैं, लोग रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहते हैं। जब हमारी परिस्थिति जैसी चलती है वो हिसाब से बोलते रहते हैं। और अभी जितने भी लोग हैं मतलब इज्जत देते हैं, प्यार से बोलते हैं, ऐसा बदलाव हो चुका है। तो इसमें क्या हो गया, मेरे पास एक ही नेपियर घास की वैरायटी थी, ऐसे कि नहीं कि हमारी पांचों भी उंगलियां एक समान है। कुछ लोग मुझे अच्छा भी बोल रहे थे, कुछ लोग मुझे बुरा भी बोल रहे थे, कुछ लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे कि ये नेपियर घास तो हमारे पास भी है, ऐसा थोड़ी होता है, झूठ बोलता है, पैसा कमाने के लिए मतलब ऐसा कुछ भी बोलता है वगैरह फलाना बिस्ताना, ऐसा मतलब ताना लोग मुझे देते थे। मतलब सक्सेस पाने के बाद भी दिमाग थोड़ा सा सुन्न हो जाता था कि यार मैंने इतना मतलब ये किया, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो सर ये जो आपका नेपियर ग्रास है उससे प्रॉफिट आप कैसे कर, जैसे आपने बताया कि 55 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो वो मैं प्रॉफिट स्टम्प के ऊपर बेचता था। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ अभी, ये चीज मेरे पास है, ऐसा करके लोगों को पता चले तो लोग हमें फोन करते थे। तो पहले मैं अकेला था, तो बाद में रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी, मेरा फोन सुबह से लेकर रात को 10-11 बजे तक चलने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैं बोला अभी मेरे को इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, दिन भर फार्म, मेरे खेत पर आने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे, फोन भी ज्यादा थे, मैं हैंडल नहीं कर सकता था। मैंने मेरे एक साथी रख दिया, वो फोन पर लोगों से बात कर रहा था, यहाँ पर आना है, ऐसा वैसा फलाना। ये करते करते एक दूसरा एक नंबर मैंने ऐड करवा लिया उसमें, उस पर भी बहुत सारे फोन आते रहे। मैंने दूसरा भी बंदा जोड़ा, तीसरा बंदा जोड़ा, चौथा बंदा जोड़ा, 5 बंदा जोड़ा, फिर 5 लोगों के हमारे अचानक से एक टीम तैयार हो गई। एक समय ऐसा था कि मेरे को खुद को रोजगार नहीं था और मेरे इस वजह से 5 बंदे मेरे से जुड़ चुके थे। मैंने 5 लोगों को रोजगार भी चालू करना दे दिया। हर कंट्री से जो नेपियर घास की अलग अलग वैरायटी लाता हूँ, पहले क्या करता हूँ उसके ऊपर मैं प्रोसेस करता हूँ, मतलब कि बाहर कंट्री से लाने के बाद वो हमारे खेत में लगाने के बाद उसको लगाने से लेकर पशु को खाने का कटाई तक उसके पूरे मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ और बाद में लास्ट टाइम में उसका एक रिपोर्ट निकलता हूँ, जैसे कि वो रिपोर्ट वो आप हमारे पशुओं के लिए खाने के लिए अच्छा है या नहीं है, वो पूरा सिस्टम मैं क्लियर करवाता हूँ। और बाद में हमारे इंडिया में सारे किसानों को मैं उसको बेचता हूँ 2 रुपए स्टम्प से। जैसे कि अभी लेटेस्ट में हमारे पास अमेरिकन 5G नेपियर ग्रास चल रही है, वो पूरे मक्के जैसी, उसका 50 रुपए को 1 आंख में बेच रहा हूँ।
अच्छा। क्योंकि वो लाने में, वो सक्सेस करने में बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है। जब तक वो मैंने एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए मेरे जमीन में लगाया है, इधर जी। उधर घूमना वगैरह ये करना, तो 1 लाख रुपए निकालने तक वो मैं कॉस्टली बेचता हूँ। जैसे ही जी। मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, बाद में उसको मैं सस्ता करके सारे भारतवर्ष के किसानों को देने का और बेचने का प्रयास करता हूँ। और आज ऐसा करते करते मेरे पास लगभग तकरीबन आप देख सकते हो 70 से 80 प्रकार के ग्रास पाउडर सीड्स है। जी। ऐसी मैंने महाराष्ट्र में मेरे जिले में ऐसी खेती की प्रयोगशाला बनाई है। इस प्रयोगशाले में आपको 70-80 प्रकार के ग्रास पाउडर सीड्स आपको देखने को मिलेंगे। वो बीज कैसे होते कैसे नहीं, ये सीड सिर्फ पशु के चारे के हैं। इसके अलावा हम दूसरा कोई काम भी नहीं करते। तो सर जैसे कि गोट फार्मिंग में जो होता है सबसे बड़ा चैलेंज चारे का ही होता है। चारे का तो होता है। कोई अगर अपने गोट फार्म के लिए ये नेपियर ग्रास लगाना चाहता है तो उस इनिशियली कितने एरिया की जरूरत होगी सर? ऐसा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बकरियां संभालते हैं। एग्जाम्पल, आपको 10 बकरियां संभालनी होती है, तो जैसे कि सर्वसामान्य मानवीय आहार में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम रोज चपाती और आलू की सब्जी नहीं खा सकते। आपको 8 दिन चपाती और आलू की सब्जी दी तो आप नहीं खाओगे, आपका मन उससे भर जाएगा। यही बात दिमाग में रखते हुए सभी वो पूरा सोच समझ कर हम एक शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कि बकरियों के पसंद का चारा कौन सा होता है, जैसे कि बकरियां जो होती है वो घूमती फिरती जो भी झाड़ पत्तियां होती है वो खाने वाली जाति प्रजाति। तो बकरे के लिए हम वो झाड़ वर्गीय जो होते हैं वो कुछ पेड़ हमने वो लगवाना है। उसके साथ साथ नेपियर घास में भी बकरियों के लिए अलग नेपियर घास कौन सा है, जैसे कि उसका हाइट ज्यादा ना हो, हाइट कम बढ़े, उसमें से प्रोटीन भी मिले। जैसे कि इंडोनेशिया का इंडोनेशियन बाहुबली हमने उसका नाम रखा है, वो नेपियर घास लगा सकते हो। वो सारा शेड्यूल होता है। जितनी बकरियां हमारे पास होती है ना, उनके लिए अलग अलग प्रजाति के चारे हमें लगाने पड़ते हैं। उसमें क्या होता है, कई इलाके में बारिश भी ज्यादा होती है, कई इलाके में बारिश कम होती है, कई इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये चारा का सिस्टम जो हमने बनाया है, तो ज्यादा बरसात होगी उसमें भी वो चारा चलेगा, ज्यादा धूप होगी उसमें भी वो चारा चलेगा। जैसे कि अप्रैल मई में क्या होता है, किसानों के पानी खत्म हो जाते हैं, तो 2-4 महीने में चारे का मतलब उपलब्धि होता नहीं है। तब हम कौन सा चारा लगा सकते हैं, बिना पानी का भी हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसमें ये भी बात हो गई। आज हमने ऐसा ये चारे के बारे में टेक्नोलॉजी बनाया है, आपके जमीन में कितना भी पानी भरा रहेगा, 1 महीने के लिए पानी भरा भी रहेगा, तब भी उससे आप चारा फसल ले सकते हो। और 2 महीने तक आपको बारिश भी नहीं होगी बिल्कुल, तब भी आप उससे चारा फसल ले सकते हो। इसमें तो ऐसा सर शेड्यूल इससे जान लेंगे, आपने जो ये बात बोली कि ऐसे भी वैरायटीज होते हैं जो बिना पानी के भी उगते हैं, तो कौन सा ऐसा नेपियर ग्रास का वैरायटी है जो 12 महीने हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर? नहीं, इसमें से ये जो नेपियर घास सभी होते हैं, सभी भी हम 12 महीने में हम दे सकते हैं। इसमें मतलब कि नेपियर घास तैयार करने में क्या होता है, गन्ना महत्वपूर्ण चीज होती है। गन्ना, गन्ने के साथ साथ बाजरा क्रॉस होता है, मक्का क्रॉस होता है, बीट क्रॉस होता है, ऐसी अलग अलग क्रॉसिंग की नेपियर होती है। उसमें से कुछ हमें ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन देती है, कुछ धीमी गति से चलती है, किसका कटाव जल्दी आता है, किसका कटाव बाद में आता है, किस चारे में प्रोटीन कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, ये सभी बातें होती है। तो इस शेड्यूल के हिसाब से जो सामने वाला जो किसान व्यक्ति होता है, उनका मतलब हम एक्चुअली प्रोडक्ट जान लेते हैं कि आपको गोट फार्मिंग करना है या डेयरी फार्मिंग करना है, क्या दोनों मिक्स में करना है। उस टाइप से हम उन्हें सजेशन देते हैं कि आप ये चारा इतना लगाओ, वो चारा इतना लगाओ, ये नेपियर की घास की वैरायटी आप लगाओ, आप बेनिफिट ज्यादा होगा। यही बातें होती है सर। तो सर जैसे कि देखिए आपका चारा का ही बिजनेस है और गोट या डेयरी फार्मिंग में तो चारा बनाने के लिए बहुत सारे मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो आपके अनुसार मशीन का क्या योगदान होता है डेयरी फार्मिंग में? मशीन अभी बहुत अलग अलग मशीन है। उससे नेपियर घास आप कट भी कर सकते हो, नेपियर घास आप डायरेक्टली उससे चाप भी होता है। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बड़ा किसान हो गया,
उनके पास पैसा है, वो लागत लगा सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का मशीन खरीद सकते हैं, तो वो मशीन भी लगवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है, लगाने की जो विधि होती है, हाँ, उस विधि का हम अवगत कर देते हैं पहले से। क्योंकि भाई साहब, आपके पास मशीनरी है, आपका मशीन कितने साइज का है, वो मशीन के टायर कितने साइज पर चलने वाले हैं, और वो मशीन का जो कट होता है वो कौन से साइज पर होता है, तो उस हिसाब से ही वो नेपियर आपको लगाना पड़ेगा। जो सर्वसामान्य से हम हाथ से कटिंग वाले नेपियर घास लगाते हैं, उसका विधि अलग होता है, उसका विधि अलग होता है। वो सारा शेड्यूल हम शुरू से ही बता देते हैं। तो सर, अगर कोई किसान भाई आपसे नेपियर ग्रास का मतलब जो फार्मिंग है ये सीखना चाहते हैं, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सर? मुफ्त में। अभी हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर से यहाँ पर किसान आते हैं, तो इनको हम पूरा नॉलेज, पूरा गाइडेंस जो भी होता है वो हम प्रैक्टिकल खेत में जाकर सिखवा देते हैं कि नेपियर घास ऐसा लगाना होता है, इतना बड़ा होने के बाद उसको काटना है, किस तरह से काटना है, उसको कौन सा खाद देना है, उसके ऊपर कौन सा दवाई छिड़कना है, कौन सा खाद देने से कौन सा प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिलेगा। नेपियर के बारे में जो भी हमें मशक्कत होगी, दिक्कत होगी, उसका पूरा हम प्रैक्टिकल मुफ्त में, फ्री में वो जानकारी उपलब्ध करवा के देते हैं। उसका कोई भी दिक्कत नहीं, हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं। तो सर, आपका जो ये यूनिक फार्मिंग का आइडिया है, इसको लेके आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? अभी ये सवाल मुझे, मेरे पास कंटिन्यू किसान भी आते रहते हैं, अधिकारी वर्ग भी आते रहते हैं, ये सवाल कंटिन्यू रहता है। तो अभी मैं चारे के साथ जुड़ा हूँ, खेती के साथ जुड़ा हूँ। कुछ दिन पहले मैं खुद थाईलैंड गया था। मेरा इतना छोटा गांव है, मैं मेरे गांव से कभी मुंबई भी, मैंने ऐसा दिमाग में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुंबई में जाऊंगा, एक बार मुंबई घूम के आऊंगा। तो मैं और मेरे 2 साथी, हमने प्लान तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया 1 साल पहले कि थाईलैंड कंट्री में कहाँ कहाँ पर गोट फार्मिंग है, कहाँ कहाँ पर डेयरी फार्मिंग है। क्योंकि स्टार्ट मेरी थाईलैंड कंट्री से हो गई थी, वहां से नेपियर में एडवांस में थाईलैंड है, वो बहुत रिसर्च करते रहते हैं पकचोंग सिटी में। इसीलिए मैंने मेरे 2 साथी को लेकर हमने पूरा थाईलैंड कवर किया। 16 दिन हम वहां पर थे, तो वहां पर हम पूरा ढूंढे, पूरे गोट फार्म कवर किए, और वहां से मैंने अभी 5 प्रकार का सीड्स लाया हूँ मैं खुद। वो सीड का भी प्रोसेस मेरे पास चल रहा है, और वो सीड्स भी ऐसे होने वाले हैं कि इंडिया में वो सीड्स अवेलेबल नहीं है, मतलब एडवांस में मेरे पास 5 सीड्स चल रहे हैं। तो मेरा इतना ही प्रयास रहेगा, जैसे कि अभी मेरे पास थाईलैंड कंट्री के 5 सीड्स प्रोसेस में चल रहे हैं, 5 में से यदि 2 सीड्स ही सक्सेस हो जाते हैं, तो हमारे इंडिया के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे राज्य के लिए और पूरे भारत के किसानों के लिए 2 चारा बीज ऐसे उपलब्ध हो गए कि इंडिया में नहीं है, और वो अच्छी प्रोडक्शन उससे हम ले सकते हैं, अच्छा प्रोटीन उनसे हमें मिल सकता है, और 1-2 नई चारे की प्रजाति हमें मिल जाएगी। और उसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट प्लानिंग चालू है इजराइल, अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। अभी मैं खुद ना, अभी तक मेरे को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, ना मैंने खुद सपोर्ट मांगा है। मैं मेरे खुद के दम पर, मैं मेरा खुद का पैसा लगाकर बाहर कंट्री में घूमना चाहता हूँ, और बाहर कंट्री में जितने भी डेवलप चारे हैं, जैसे कि हम बाहर कंट्री के गोट फार्म देखते हैं, बाहर कंट्री के डेयरी फार्म देखते हैं, तो इतने वो उससे दूध निकालते हैं, इतना प्रोडक्शन लेते हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें कब पता चलेगा? जब मैं खुद बाहर कंट्री के गोट फार्म में विजिट करूंगा, डेयरी फार्म में विजिट करूंगा, और खुद मेरे आंखों से मैं देखूंगा कि ये लोग अपने पशुओं के लिए कौन सा चारा देते हैं, कौन सा चारा खिलाते हैं। वो चारा हमारे इंडिया में भी हमारे किसानों को होना चाहिए, कम दाम में ज्यादा उत्पत्ति कैसी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मेरा प्लानिंग ऐसा है कि मैं इजराइल कंट्री में जाऊं, वहां से जितने भी चारे मुझे मिलते हैं वो फिर मैं हमारे भारत में लेके आऊं, हमारे इंडिया में लेके आऊं, और यहाँ पर सक्सेस करूं, और सक्सेस होने के बाद मेरे सारे किसानों को उनका मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी मैंने मेरी खेती की जो प्रयोगशाला बनाई है,
जी इस प्रयोगशाला को देखने के लिए आज मेरे पास इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं। जी तो बाहर कंट्री से भी लोग मेरी खेती की प्रयोगशाला देखने के लिए आए। जी मैं मेरी प्रयोगशाला इस उच्च स्तर पर बनाना चाहता हूँ कि बाहर कंट्री से भी लोग मेरी प्रयोगशाला को विजिट कीजिए। ये करते करते बात रह गई कि मेरे पास सिर्फ 1 एकड़ खेती थी। 1 एकड़ पर्याप्त खेती में मैं ये सारा प्रोसेस नहीं करता है। तो जो आजू बाजू के जो मेरे फार्मर्स है उनका जो खेती होता है वो खेती में लीज पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेकर उनको भी अभी रोजगार दे रहा हूँ। अच्छा जैसे कि कुछ जो सीड्स मैं बेचता हूँ हम्म वो तो मैं 1 एकड़ से उसका उत्पादन नहीं ले सकता और ऑल जी ओवर इंडिया में नहीं बेच सकता। जी बिल्कुल तो आजू बाजू के जो भी फार्मर है उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो बीज तैयार करने के लिए देता हूँ। वो बीज तैयार करके मुझे देते हैं और यहाँ से मैं ऑल ओवर इंडिया और आज तक मैं नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अफ्रीका यहाँ तक मेरा सीड्स भेज रहा हूँ। और खुद का जो यूट्यूब चैनल बनवाया था मैंने उसका भी 68,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। उसका भी वाह मोनेटाइजेशन हो गया। उससे भी 10, 20, 25, 30 हजार रुपए उससे भी मेरे को इनकम आ रही। मतलब अरे एक टाइम ऐसा था 200 रुपए मेरे को मिलते मिलते जी नहीं थे। तो आज वक्त ऐसा आ गया है कि महीने के मैं आज 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मेरे साथ साथ औरों को भी कमा के दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। हम यही आशा करेंगे कि उनको आपसे बहुत अच्छा प्रेरणा मिली होगी और टूल्स विला टीम की ओर से हम यही आपको शुभकामनाएं देंगे आपके फ्यूचर गोल्स में आप और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी हमें इस लायक समझा। जो भी जानकारी और जो भी मेरे जीवन का थोड़ा सा सक्सेस था मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।